हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर किसी करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कपल ऑफ फोर्सेस रखते हैं, क्योंकि अब हम सिंगल कंडक्टर नहीं रख रहे हैं, अब हम एक लूप ले रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स का कंसेप्ट होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं कि हमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैग्नेटिक डायपोल की बात करें तो मैग्नेटिक डायपोल क्या है। बेसिकली हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के दो बार मैग्नेट लेंगे, जिसके से हम परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक बार मैग्नेट। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमने सबसे पहले दो पीस ले लिए, नॉर्थ और साउथ, जिसके से ये अब हमें मैग्नेटिक फील्ड जोन मिल जाएगा कि फील्ड का रीजन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा। अब हम मान लीजिए कोई एक कॉइल ले ले रहे हैं। अब इस लूप को कनेक्टिंग ब्रश से एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस की वजह से करंट इधर होगी तो करंट इधर हो जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन इसमें हो जाएगी। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। तो एक ऐसे हम जनरल एक्सिस ले रहे हैं जो हमारे काम आएगी, जिसके ये रोटेट कराने के काम आएगी। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब भी हम करंट को मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, मान लीजिए इसका जो लेंथ है वो b है, विड्थ a है, या कुछ भी आप x और y ले सकते हैं। हमने ये पूरी लेंथ को हमने b मान लिया है। ठीक है, और इस विड्थ को हमने a मान लिया है। तो अब जरा गौर से सोचिए, इस प्लेन को हमने मतलब इस कॉइल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और इसमें करंट भी हम फ्लो करा रहे हैं। तो अगर हम इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो लेफ्ट हैंड रूल है FBI। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो जरा देखें FBI। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन। तो फोर्स क्या लग रहा होगा, इधर से अंदर की ओर लग रहा होगा, और इधर से अगर देखें तो यहां पे ऊपर की ओर लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम एक जनरली एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम में बनाएं तो ऐसे बनेगा कि ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई कॉइल है, तो एक पे फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और दूसरे पे नीचे की ओर लग रहा है। तो इधर वाले के लिए मान लो F1 मान लो, इसके मान लिए F2 मान लो। कुछ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन देखें, इधर अपवर्ड है इधर डाउनवर्ड है। तो इधर की वजह से फोर्स डाउनवर्ड अंदर की ओर लग रहा होगा, इधर की वजह से फोर्स बाहर की ओर लग रहा होगा। बहुत सिंपल है, इसको कंडीशन आप ये मान के चल सकते हैं कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो अब हम इसके लिए डेरिवेशन करते हैं। तो मान लीजिए F1 हमारा फॉर आर्म AD, F1 हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता था, IBL। ठीक है, और साइन थीटा इसलिए साइन इस समय मान के चल रहे हैं कि 90 डिग्री है, क्योंकि हमने एकदम मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में प्लेन में रखा है कि एंगल मतलब जीरो बनेगा, पैरेलल के केस में होगा। तो करंट I हो गई और कंडक्टर की लेंथ B हो गई और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B हो गई। क्लियर है। अब हम F2 की बात करें इस केस में, तो F2 के लिए भी फोर्स वही रहेगा, करंट I हो गई, लेंथ आपका B हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड B हो गया। तो अगर आप देखें दोनों ही क्या है, आपस में बराबर है, F1 इज इक्वल टू F2 आ रहा है। यहां से समझिएगा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, देखो दोनों का सेम है, क्योंकि करंट वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, और जो अगर इस आर्म की बात करें AD, और वो BC के बराबर ही है। यहाँ पे क्या है, AD जो है बराबर है BC के, जो कि है B। ठीक है, तो लेंथ भी बराबर है, तो इसके वजह से क्या होता है, फोर्स मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड उसका बराबर हो जा रहा है। बट एक चीज ध्यान दीजिए, बस फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। क्या हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है।
मतलब एक अपवर्ड लग रहा है, यहाँ से डाउनवर्ड तो एक अपवर्ड लग रहा है। तो जब भी हम किसी को अपवर्ड या डाउनवर्ड तो एक कपल फॉर्म करता है। तो कपल फॉर्म जब होता है तो क्या करता है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है जो कि उसको रोटेट कराने का काम करता है। तो मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये a/2, यहां से क्या होगा, मान लीजिए ये है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी, और दोनों चूंकि अब इस पे टार्क लगा रहे हैं तो हम टार्क निकालेंगे, तो दोनों को प्लस कर लें, जितना टार्क इधर लग रहा है प्लस इधर में, तो नेट टार्क कितना लग रहा होगा, सिंस F1 and F2 are equal and opposite to each other, so they form couple and exert torque। तो टाउ आपका क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दें तो R इंटू एफ होता है, टॉर्क क्या होता है, R इंटू एफ होता है। तो R वो डिस्टेंस जो सिमेट्री से डिस्टेंस होती है वो a/2 की है, तो ये हो जाएगा a/2 I b b प्लस अगेन a/2 प्लस मल्टीप्लाई है I b b। तो ध्यान दीजिए I b कॉमन ले लीजिए, I और b हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, a/2 a इंटू बी बाई टू a इंटू बी बाई टू। अच्छा a और b क्या है, चूंकि कॉइल हमारा रेक्टेंगुलर है तो एरिया ऑफ कॉइल रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, a इंटू बी इज टू एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, I a b। तो एक ये पहला केस है, ये पहला केस है जब कॉइल को मतलब लूप को प्लेन के पैरेलल रखा गया है, ठीक है। अब मान लीजिए इस प्लेन को पैरेलल ना रख करके थ्रू एन एंगल थीटा रखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, चलिए वो भी देखते हैं। तो कॉइल को अब हम रोटेट कराएंगे थोड़ा सा थ्रू एन एंगल थीटा, अब पैरेलल ना रख करके थोड़ा सा रोटेट कराएंगे, तो मान लीजिए ये कुछ ऐसे आपका आएगा बनके, ठीक है। अब ये जो प्लेन से है थोड़ा सा एंगल ये मान लीजिए थीटा बनेगा, ठीक है। बाकी वही है सेम I B C D। अब चेंज क्या होगा, करंट की डायरेक्शन मान लीजिए वही है, सब कुछ वही है, बस इसमें क्या होगा, अब जो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो अब प्योर परपेंडिकुलर नहीं रहा, अब उसमें कंपोनेंट आ जाएगा। तो अगर उसको बनाया जाए तो कुछ ऐसे बनेगा, मान लीजिए दो लाइंस के बीच में है, तो ये आपका कॉइल का डायरेक्शन आ गया, तो जनरली ये आपका क्या होता है, ये A होता, ये a/2 है, और अब ये डिस्टेंस जो होगा जहां पे हमारा फोर्स लग रहा होता है ये हो जाएगा a/2 साइन थीटा, ठीक है। तो नेट अब ये ऐसे क्या था हमारे पास IA भी था, तो अब सेकंड केस है व्हेन प्लेन एट एंगल थीटा विथ B, मैग्नेटिक फील्ड B से जब थीटा पे है, तो टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, अगेन फिर से वही करेंगे, तो I A B साइन थीटा, यहां पे IB हम पहले ले ले रहे हैं, बाई 2 है, प्लस अगेन I B A B बाई 2 साइन थीटा, तो नेट टार्क कितना बनेगा, I A B साइन थीटा। अब ये तो मान लीजिए सिर्फ एक लूप के लिए,
अगर ऐसे ही हम उसमें एंड लूप लगा दें, मतलब कि इस लूप को नंबर्स में बढ़ा दें, जैसे हम कॉइल में मल्टीपल कॉइल्स ले लेते हैं, इफ वी हैव n numbers of loop, then टॉर्क कितना हो जाएगा, n i b a साइन थीटा, यानी निब्बा साइन थीटा। यानी जब किसी लूप को, करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, निब्बा साइन थीटा। आपको निब्बा से ज्यादा यूज रहेगा। एन आपका क्या हो जाता है, जिसमें एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, ये ऊपर लिखा हुआ है, आई आपका करंट है, और बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ए है एरिया ऑफ कॉइल, ये एरिया ऑफ लूप बोल सकते हैं, ठीक है। थीटा आपको बता ही दिया गया है। अब इस फॉर्मूले में चेंज क्या हो सकता है, जैसे टॉर्क लग रहा है, तो हमने डायपोल के केस में पढ़ा था ना, मैग्नेटिक डायपोल का केस। तो अगर ध्यान दें, जो NIA जो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वैसे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है I इंटू ए के बराबर, लेकिन n टाइम्स हो तो NIA हो जाता है, तो m का फॉर्मूला होता है NIA, ये मैग्नेटिक फॉर्मूला हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, टॉर्क को mv साइन थीटा, mv साइन थीटा, या फिर m क्रॉस b लिखा जा सकता है। दोनों फार्मूले सही हैं। एक्चुअली आपके 3 फार्मूले बन गए। टॉर्क आपको अगर मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में दिया है तो आप ये यूज कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स और करंट और एरिया दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है, निब्बा साइन थीटा, दूसरा क्या है mb साइन थीटा, तीसरा क्या है m क्रॉस b। भाई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद साइन थीटा के टर्म में आ जाता है। तो ये वो टॉर्क है जो एक्सपीरियंस करता है एक करंट लूप जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशन है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड का। आपके जो इलेक्ट्रिक मोटर आपके घर में चलते हैं, ये उन्हीं में कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे न्यूमेरिकल आता है तो बच्चे थोड़ा सा सर खुजाने वाला काम करते हैं, ठीक है। तो हम इसको बहुत ही सिंपल वे में इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि ये आपने देख लिया तो फिर आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरली कई बार न्यूमेरिकल भी आता है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा एक क्वेश्चन। तो कंफ्यूजन होती है कि एक मैग्नेटिक डायपोल में करंट लूप कैसे काम करता है, सर्कुलर की बात करें तो। अगर आपको हल्के से याद हो तो मैंने इसी चैप्टर में एक डेरिवेशन कराया था, मैग्नेटिक फील्ड एट अ एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। हाँ, बस उसी का फॉर्मूला आपको यूज करना है। मान लीजिए वही आप एक सर्किल है जो मैग्नेटिक, उसको एज ए मैग्नेट डायपोल करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है। अगर उसमें कोई एक एरो हम आपके डायरेक्शन से इधर से ऊपर की ओर बना दें, तो वही एरो जब हम इधर से देखेंगे तो मेरे लिए वो नीचे की तरफ काम करेगा। यानी कि जो आपका बेसिकली एक सर्किल होता है, इधर से देखने पे जो चीज ऊपर लग रही होगी उसको अगर वापस पीछे से देखेंगे तो उसके लिए क्या होगा, नीचे की ओर दिख रही होगी। तो वो भी सर्कुलर करंट लूप क्या होता है, वो भी एज अ मैग्नेटिक डायपोल ही एक्ट करता है। तो उसके लिए क्या हम फार्मूला बना सकते हैं, तो मान लीजिए करंट IS में, इसका रेडियस वही A है, और जनरली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप क्या निकालते थे, B का फॉर्मूला आता था म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। यही फॉर्मूला था, बस वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं, हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि हमें ऊपर नीचे इसी फॉर्मूले में पाई से और मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए क्या है, ये ए रेडियस ऑफ लूप है, लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ए हमारा
यहां पे लिख सकते हैं ए हमारा रेडियस ऑफ लूप है, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा, म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब पाई ए स्क्वायर क्या होता है, नहीं पाई आर स्क्वायर रेडियस के टर्म में, ए क्या है रेडियस है, तो पाई ए स्क्वायर क्या हो जाए, एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है। तो ये तो हो गया पूरा एरिया कैपिटल ए। हमें ये भी पता है जो ए है वो बहुत छोटा है आर से, तो ए स्क्वायर अगर इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, सो ए स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पूरी पुट कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई ए। अब एरिया ऑफ लूप यहां पे पाई ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहां पे हमने जब ए स्क्वायर को इग्नोर किया तो आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, 2 पाई आर क्यूब। तो यही फॉर्मूला आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाता है जब आपसे पूछा जाए सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा जाए तो म्यू नॉट आई ए। अच्छा देखिए आई ए यहां पे भी है, अगर एन लूप होगा तो यहां पे भी मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अगर इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट लिखना हो, यानी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट M बाई 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में ये फॉर्मूला हो जाएगा, अगर करंट और एरिया के टर्म में निकालना है तो ये फॉर्मूला निकल जाए, और किसी पॉइंट पे उसके मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपसे डेरिवेशन पूछा गया था। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम करंट जान लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम बात करें तो आई ए, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम करंट देखते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T। अगर चूंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इन दैट केस करंट क्या होता है, I इक्वल्स टू E अपॉन T हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी हम लूप की बात कर रहे हैं, तो किसी लूप में सर्कुलर लूप लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो उसको कितना टाइम लग रहा होगा। तो टाइम की अगर बात करें डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 पाई आर अपॉन वी। ये आर वही है जो लूप का रेडियस है और वी है जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है। तो हमारा ये अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ई अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी। तो जनरली आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू ई वी बाई 2 पाई आर। ये करंट की वैल्यू आ गई। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ए होता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, और ए क्या है, एरिया लूप है, और एरिया कैसा है, सर्कुलर लूप का एरिया लेना है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू हमारा ई वी बाई 2 पाई आर हो गया, और इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर पुट कर लो। तो पाई आर स्क्वायर से हमें क्या बचेगा, ई वी आर बाई 2 पाई। एम इक्वल हो जाएगा ई वी आर अपॉन 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ई वी आर बाई 2। ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और भी पूछा जाता है कि जैसे इसको मिटा दें, अब यहां पे जैसे मैग्नेटिक मोमेंट हमारा ई वी आर बाई 2 पाई, इससे 2 आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई वी आर अपॉन 2। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। अब इसको जनरलाइज करके लिख रहे हैं फॉर्मूला, ई आर और यहां पे एम वी हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी, और डिवाइडेड बाय नीचे ट्वाइस एम ई हो जाएगा। अच्छा, आर इंटू एम वी, जनरली एम वी हमारा होता है लीनियर मोमेंटम, एम इंटू वी क्या होता है,
लीनियर मोमेंटम p होता है, और r इंटू एम वी ये एंगुलर मोमेंटम जो कि l होता है। ठीक है, यहाँ कैपिटल L से लिख लेंगे। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो m का वैल्यू क्या हो गया, e इंटू एंगुलर मोमेंटम अपॉन ट्वाइस एम ई, और ये अगर हम l इधर डिवाइड में ले लें, m बाई एल इक्वल्स टू हो जाएगा e बाई ट्वाइस एम ई। तो देखिए आपको ये कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको ही बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस M by L is known as gyromagnetic रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और चूंकि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, जो कि वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कूलाम पर केजी। ध्यान रखेंगे, कूलाम पर केजी। तो ये कूलाम है, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये डेरिवेशन लास्ट ईयर 2 नंबर में पूछा गया था, तो मुझे लगता है इससे जुड़ा टर्म ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो का है, तो इसको हम इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं, इसको नहीं, इसीलिए मैंने बता दिया यहाँ पे कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाए तो इसको कर लिया जाए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।